हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे, ठीक है? चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, बायोलॉजी से। कुल टोटल 1 घंटा पढ़ेंगे। बस आप 1 घंटा पढ़ लीजिए। इसके सिवा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, सभी क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में 4 बार, 5 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है? तो चलिए हम आपका पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपचयन अपक्रिया या अनाक्सीकरण अपक्रिया? करण अपक्रिया, ठीक है? इसको आप कह सकते हैं अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया माने होता है वो अपक्रिया जिसमें आपका किसका योग हो? हाइड्रोजन का योग हो और ऑक्सीजन देखिए ऑक्सीजन का योग नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं? अपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया को क्या कहते हैं? अनऑक्सीकरण। अन माने होता है ऑक्सीजन उसमें नहीं हो, ठीक है? जैसे हैप्पी का कहते हैं क्या होता है? विलोम क्या होता है? कहते हैं अनहैप्पी, ठीक है? यानी इसका विलोम होता है, ठीक है? हैप्पी का विलोम क्या होता है? कहते हैं अनहैप्पी, ठीक है? ठीक उसी प्रकार अपचयन उपचयन क्या होता है? देखिए उपचयन का विलोम क्या होता है? अपचयन। अपचयन में किसका योग होता है? हाइड्रोजन का। लेकिन यदि यही आपसे पूछ देता है कि उपचयन, उपचयन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अपक्रिया। ऑक्सीकरण अपक्रिया, ठीक है? ठीक है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि अपचयन क्रिया किसे कहते हैं? कहेंगे वो क्रिया जिसमें हाइड्रोजन का यानी ऑक्सीजन की कमी होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो, उसे क्या कहते हैं? अपचयन क्रिया कहते हैं। जैसे आप देखिए ये आपका क्या लिखा है? कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? कॉपर अलग हो जाएगा, जल आपका क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा, ठीक है? देखिए इसमें हाइड्रोजन कितना है? कहेंगे 2। ऑक्सीजन कितना है? कहेंगे 1। देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2 और ऑक्सीजन कितना है? 1। ये आपका क्या होता है? समीकरण को संतुलित करना होता है, ठीक है? तो हम आपको बताएंगे समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, आपको आगे पढ़ना बताया जाएगा, ठीक है? एक वीडियो बना देंगे, सिर्फ उसमें समीकरण को संतुलित करना होता है। उसके बाद एक बता देंगे आपका पीएच मान निकालना, ठीक है? तो चलिए हम पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन आपका है कि उपचयन अपक्रिया किसे कहते हैं? कहेंगे वो अपक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो और हाइड्रोजन की क्या हो? कमी हो, उसे क्या कहते हैं हम? कहेंगे उपचयन अपक्रिया। देखिए इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का कमी होता है और हाइड्रोजन का क्या होता है? वृद्धि होता है। और इसमें क्या होता है? आपका ऑक्सीजन का वृद्धि होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है? कमी होता है। यदि इसका दूसरा परिभाषा बोलना चाहे तो कहेंगे वो अपक्रिया, इसका वो अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, उसे क्या कहते हैं? अपचयन अपक्रिया या अनाक्सीकरण अपक्रिया। इसका कोई कह दे पूछने के लिए तो आप कहेंगे कि वो अपक्रिया जिसमें क्या हो? ऑक्सीजन का योग होता है, उसे क्या कहते हैं? अनाक्सीकरण अपक्रिया या उपचयन अपक्रिया, ठीक है? चलिए हम पढ़ते हैं द्वि द्वि अपघटनीय अपक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है? देखिए द्वि अपघटनीय अपक्रिया क्या होता है? देखिए कम क्रियाशील वाले तत्व को अधिक क्रियाशील वाला तत्व हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है, इसे क्या कहते हैं हम? द्वि द्वि अपघटनीय अपक्रिया, ठीक है? कहेंगे वो अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, हटाकर कम क्रियाशील वाले तत्व को हटाकर हटाकर उसका स्थान स्वयं ले लेता है उसे द्वि अपघटनीय अपक्रिया कहते हैं। द्वि अपघटन अपक्रिया कहते हैं, ठीक है? यदि आपसे कोई पूछ ले कि द्वि अपघटन अपक्रिया किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जब कम क्रियाशील वाला तत्व, मान लीजिए कम क्रियाशील वाले तत्व को क्या करें? जैसे आप क्लास में देखते हैं जो बरियार लड़के होते हैं वो कमजोर लड़कों को मार कर हटा देते हैं और उसके स्थान पर जाकर अपने स्वयं बैठ जाते हैं। इसे आप क्या कहते हैं? पीछे जाकर बैठते हैं, आगे नहीं कभी बैठते हैं, ठीक है? कम क्रियाशील वाले क्या करते हैं? देखिए इसमें तो आप समझ रहे हैं कि वो क्या करता है? उसका स्थान यहाँ आगे या पीछे इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अधिक क्रियाशील वाला तो क्या करता है? कम क्रियाशील वाले को मारकर उसको हटा देता है और उसके स्थान पर जाकर स्वयं बैठ जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? द्वि अपघटनीय अपक्रिया कहते हैं, ठीक है? अगला परिभाषा पढ़ते हैं हम आपका। उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं? आपका क्या अगला परिभाषा? उदासीनीकरण अपक्रिया किसे कहते हैं? देखिए जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बना देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। देखिए कह रहा कि अम्ल एवं क्षार अपक्रिया करके परिणाम स्वरूप लवण बनाते हैं।
लवण बनाते हैं तथा जल बनाते हैं। इस सब क्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। इस परिभाषा को आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, तब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाते थे। कहेंगे अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बना देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं या लवण कहते हैं, ठीक है? देखिए, जो अपक्रिया होता है उसके स्वरूप आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? लवण प्राप्त हो जाएगा और जल प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप इसमें देखिए, ये आपका क्या है? कहेंगे अम्ल है। क्या है? अम्ल है। अम्ल का परिभाषा क्या होता है? अभी हम आपको आगे बताएँगे। अम्ल वह है जिसमें H+ पाया जाता है। और क्षार किसे कहते हैं? कहेंगे क्षार वह है जिसमें क्या होता था? OH- पाया जाता है, ठीक है? देखिए, अम्ल और क्षार नहीं, गलत है। ये आपका क्या है? क्षार होगा और ये आपका क्या है? अम्ल है। क्या है कि अम्ल में क्या पाया जाता है आपका? क्षार में आपका क्या पाया जाता है? OH। और अम्ल में क्या पाया जाता है? कहेंगे H+ पाया जाता है, ठीक है? OH-, ठीक है? कहेंगे क्षार और लवण आपस में क्रिया करके क्या बना दिया? सोडियम क्लोराइड यानी नमक बना दिया। उसके स्वरूप आपका क्या बना दिया? जल बना दिया। ये आपका क्या हो जाएगा? लवण। ये आपका क्या हो जाएगा? लवण। ये आपका क्या हो जाएगा? लवण हो जाएगा। अम्ल, क्षार और लवण आपस में क्रिया किए, क्या बना दिए? लवण बनाए। लवण के साथ साथ आपको क्या बना दिए? जल बना दिए। इस सब क्रिया को क्या कहते हैं हम? उदासीनीकरण क्रिया। यदि आपको इसमें कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है? चलिए आपका अगला परिभाषा पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम पीएच मान का परिभाषा लिखिए। यह क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में 2014, 2016, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? 2019 में, सॉरी, 2019, 23, 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? फिर 14, 16, 24 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिर 22 में पूछा है, ठीक है? यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर में इस तरह दिखा रहा है, ठीक है? तो चलिए हम आपको लिख के दिखाते हैं पीएच मान की परिभाषा क्या है। कहेंगे पीएच मान अम्ल एवं क्षारक के जलीय विलयन की आयनों की सांद्रता मापने की इकाई है, ठीक है? क्वेश्चन आपको क्या करा कि पीएच मान किसे कहते हैं? कहेंगे पीएच मान अम्ल और क्षार के जलीय विलयन के आयनों की सांद्रता नापने की क्या है? इकाई है। उसे क्या कहते हैं? पीएच मान कहते हैं, ठीक है? इसके आगे यदि इतना भी आप परिभाषा लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अब आगे पढ़ेंगे, कहेंगे किसी विलयन का पीएच मान। अब देखिए, किसी विलयन का पीएच मान उस पर उपस्थित आयनों के अम्ल के सांद्रता का क्या होता है? व्युत्क्रम के लघु गुणांक होता है, ठीक है? यदि इसका दूसरा परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान मान उस पर उपस्थित हाइड्रोजन का आयनों का सांद्रता का व्युत्क्रम लघु गुणांक होता है। ठीक है? कहेंगे कि पीएच मान का दूसरा परिवर्तन, कहेंगे किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजनों का आयन का सांद्रता का व्युत्क्रम का क्या होता है? लघु गुणांक होता है, ठीक है? ये आपका हो गया पीएच मान हाइड्रोजन के सांद्रता के क्या होता है? लॉग। व्युत्क्रम का क्या होता है? व्युत्क्रम का क्या होता है? लघु गुणांक होता है। व्युत्क्रम का क्या होता है? लघु गुणांक होता है, ठीक है? यार, पीएच होता है यहाँ पर। पीएच मान बराबर हाइड्रोजनों का, इसको छोड़िए, लॉग एच प्लस, ठीक है? यही आपका क्या होता है? पीएच मान होता है, ठीक है? कहेंगे हाइड्रोजन के आयन की सांद्रता पीएच मान के क्या होता है? लघु गुणांक होता है। कहेंगे किसी विलयन के
उपस्थित हाइड्रोजनों के आयनों की सांद्रता पीएच मान के क्या होता है? लघु गुणांक होता है, ठीक है? यही आपका क्या हो जाएगा? परिभाषा हो जाएगा। या तो परिभाषा आप यह लिखिएगा, पीएच मान अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन की सांद्रता यानी आयनों की सांद्रता मापने की सबसे छोटी इकाई होता है, उसे क्या कहते हैं? हम पीएच मान कहते हैं। कहेंगे अम्ल और क्षारक यानी क्षारक के जलीय विलयन के आयनों की सांद्रता को मापने की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कहेंगे पीएच मान कहते हैं, ठीक है? आपको ये दोनों से कोई एक परिभाषा याद करना है, ठीक है? दोनों से जो भी परिभाषा आप याद कर लिए तो समझिए आपको यूपी बोर्ड के पेपर में 2 अंक पक्का है, ठीक है? चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, अब आप देखिए जितना भी क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड के पेपर में लगातार आने वाले प्रश्न, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अम्ल, क्षारक, लवण का परिभाषा। भाषा, ठीक है? चलिए, यह भी क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के पेपर में 2022, 2023, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? यदि आपको विश्वास नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, थंबनेल बनाते समय ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लगा देंगे विद द क्वेश्चन से कि ये क्वेश्चन आपको कितना बार पूछा हुआ है, ठीक है? तो चलिए हम पढ़ते हैं आपका सवाल। प्रश्न पहला आपका क्या है? अम्ल। हम हेडिंग जानते हैं, अम्ल। अम्ल, अम्ल हेडिंग लिखेंगे। अम्ल वह है, अम्ल वह है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, जो किसी रासायनिक निक अभिक्रिया में H प्लस देता है, ठीक है? उसे अम्ल कहते हैं, ठीक है? आपसे कोई पूछ ले कि अम्ल किसे कहते हैं, कहेंगे कि अम्ल वह है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या दे, H प्लस देता है, उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, आपका क्या है? यह क्या है? हाइड्रोजन क्या है? एच प्लस है, ठीक है? इसे क्या कहते हैं हम? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है? इसे क्या कहते हैं हम? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे हम क्या कहेंगे? अम्ल कहते हैं, ठीक है? तो ये अगला हम पढ़ते हैं, क्षारक किसे कहते हैं? या क्षारक, या क्षारक किसे कहते हैं? क्षार किसे कहते हैं, ठीक है? क्षारक, ये इसको लिखते हैं क्षारक, ठीक है? क्षारक किसे कहते हैं? इसको देखिए, कहेंगे क्षारक वह है, क्षारक वह है जो जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में निक रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में OH माइनस देता है, ठीक है? यदि आपसे कोई पूछ ले कि सर बताइए कि क्षारक किसे कहते हैं, कहेंगे क्षारक वह है जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में आपका क्या देता है? OH माइनस देता है, उसे क्षारक, उसे क्षार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम? क्षार कहते हैं। क्षार, क्षारक या क्षार एक ही होता है, ठीक है? क्षार कहते हैं। इसका रिएक्शन लिख देंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए आपका क्या है? OH है। क्या है आपका? OH है। आपका क्या हो जाएगा? उदाहरण, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं आपका अगला परिभाषा, लवण किसे कहते हैं? यदि आपको कहीं पर भी परिभाषा में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो तुरंत आप कमेंट करेंगे, ठीक है? कहेंगे वह क्रिया, लिखेंगे वह तत्व,
लिखेंगे लवण वह है, ठीक है, आसान रहेगा क्योंकि तीनों परिभाषा एक तरह हो जाएगा। लिखेंगे वो लवण वह है जो किसी रासायनिक क्रिया में किसी रासायनिक निक अभिक्रिया में OH माइनस तथा H प्लस दोनों देता है उसे लवण कहते हैं। ठीक, आपसे कोई पूछ ले कि लवण किसे कहते हैं, कहेंगे लवण वह है जो आपका H प्लस भी दे और OH माइनस भी दे और H प्लस भी दे, उसे क्या कहते हैं हम, लवण कहते हैं। ठीक है, अगला परिभाषा हम पढ़ते हैं आपका। चलिए, इसका उदाहरण आपका हो जाएगा नमक, NaCl। ठीक है, इसका उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, नमक। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो आपका पेपर में सबसे ज्यादा पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए, हमारे चैनल पर प्रत्येक दिन लाइव क्लास भी चलाया जाता है। ठीक है, आप उसको अटेंड करना चाहते हो तो आप अटेंड कर लीजिएगा। लाइव पढ़ाया भी जाता है उसको थ्रू से, सेम्पटा के थ्रू से। ठीक है, आप उसको भी जाना अटेंड करना चाहते हो तो अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। यह यूपी बोर्ड के पेपर में सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम इसको बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण पढ़ेंगे। ठीक है, लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे बनाने की विधि। ने की विधि। ठीक, बनाने की विधि हेडिंग डालेंगे। अब लिखेंगे कि प्रयोगशाला में इसे कैसे कैसे बनाया जाता है। ठीक है, देखिए आपका क्या है, कहेंगे CaSO4 इंटू 2H2O। इसे क्या कहते हैं हम, जिप्सन। इसे क्या कहते हैं, कहेंगे जिप्सन कहते हैं। ठीक है, जिप्सन को क्या करेंगे हम, 273 केल्विन पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ठीक है, जैसे आप इसको गर्म करेंगे तो आपका बन जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, जैसे आप इसको गर्म करेंगे क्या बन जाएगा, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। ठीक है, प्लस H2O, क्योंकि आपका यह जल कितना बार है, 2 बार है। ठीक है, तो एक तो लिख दिए, एक आपका बच गया है। ठीक है, समीकरण संतुलित करने के लिए बना दिए। ठीक है, लिखेंगे, लिखेंगे जब जिप्सन को, लिखेंगे यहाँ पर, कलम कहाँ गया, लिखेंगे जब जिप्सन को, जब जिप्सन को, जिप्सन को 273 केल्विन पर गर्म करते हैं तो, करते हैं तो वह प्लास्टर ऑफ ऑफ पेरिस तथा जल बनाता है। ठीक, यदि आपसे कोई पूछ ले कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, तो आप कहेंगे कि जब जिप्सन को 273 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यह क्या बनाता है, जिप्सन, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है और क्या बना देता है, आपका जल बनाता है। ठीक है, यहाँ तक यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, अब चलिए पढ़ते हैं, तो आपका बनाने की विधि हो गया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका भौतिक गुण, पढ़ेंगे इसका भौतिक गुण।
भौतिक गुण। भौतिक गुण में इसका पहला हो जाएगा आपका कि ये सफेद रंग का पाउडर होता है। पहला आपका क्या हो जाएगा? सफेद रंग का यहाँ पे क्या हो जाएगा? पहला कि ये सफेद रंग का आपका क्या होता है? पाउडर होता है। दूसरा का क्या हो जाएगा? जब जब जिप्सन को जिप्सन को करिए, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी CaSO4 इंटू 2H2O हाफ H2O यानी जिप्सन को 273 पुनः 273 कैलोरी पर गर्म करते हैं तो गर्म करते हैं तो CaSO4 यानी कॉपर सल्फेट बनता है। ठीक कहेंगे कि जब जिप्सन को यानी सॉरी जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को 273 डिग्री केल्विन कैलोरी पे गर्म करते हैं तो उसको हम गर्म करेंगे तो आप देखेंगे क्या बन जाएगा वो कॉपर सल्फेट बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपका इसका अगला गुणधर्म पढ़ते हैं। ये आपका दूसरा हो गया। तीसरा क्या पढ़ते हैं? कहेंगे यह जल में अविलय होता है। यह यह जल में अविलय होता है। अविलय मैं समझते हैं क्या होता है? कि वो जल में घुलेगा नहीं। ठीक है, अविलय होता है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा? तीसरा नियम हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम पढ़ते हैं इसका उपयोग। हम पढ़ेंगे इसका उपयोग। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है? तो इसको पढ़ते हैं उपयोग। ठीक, कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किसमें किया? अस्पतालों में किया जाता है, चिकित्सालय में टूटी हुई हड्डियों को क्या करने में? जोड़ने के लिए। ठीक है, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के। पुनः स्कूलों में क्या किया जाता है? जो चाक आप स्कूल में देखते हैं उसमें वो भी आप किसके बना होता है? कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस के। छोटी-छोटी जो आपका मूर्तियाँ होती है छोटी-छोटी, ठीक है? बड़ी-बड़ी मूर्तियाँ नहीं, छोटी-छोटी मूर्तियाँ उसको किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। फिर आप देखेंगे अनेक प्रकार के खिलौने होते हैं जो मिट्टी के आकार के होते हैं। ठीक है, मिट्टी-उट्टी के आकार के, वो भी यहाँ पे किससे बने होते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या-क्या हो जाएगा? पहला उपयोग में आप लिखेंगे, पहला उपयोग में लिखेंगे हॉस्पिटल में हॉस्पिटलों में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में क्या होता है? हॉस्पिटल में टूटी हुई हड्डियों को क्या कहते हैं? जोड़ने में इसका उपयोग किया। दूसरा का उपयोग क्या किया जाता है? कहेंगे चाक बनाने में। चाक, ठीक। तीसरा का उपयोग क्या किया जाता है? कहेंगे खिलौना बनाने में। चौथा का उपयोग क्या हो जाएगा? कहेंगे मूर्तियाँ बनाने में। ठीक है। ठीक है, ये हो गया था आपका चारों गुण। पहला आपका क्या कहेंगे? हॉस्पिटल में टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहा जाता है? शुद्ध भाषा में आप हॉस्पिटल में जाएँगे तो उसको क्या कहा जाता है? प्लास्टर कराने आए हैं, ठीक है? उसी प्लास्टर को पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस में आप पेरिस को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका प्लास्टर हो जाएगा, ठीक है? उसी का उपयोग करते हैं, ठीक है? टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे आपका हड्डी टूट जाएगा, क्या करेंगे? उस पर एक क्या करेंगे? तब व्हाइट कलर की एक परत चढ़ा देते हैं, तब ठीक है, क्या करेंगे? तब इतना बड़ा बाँध देंगे तब और कहेंगे सब इसको हिलाइए-डुलाइएगा मत। वो आपका किससे बना होता है? कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना होता है। ठीक ठीक है? दूसरका के चाक बनाने में, स्कूल में जो व्हाइट व्हाइट कलर का इतना-इतना बड़ा चाक होता है, उसे लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ठीक है, चाक का प्रयोग करते हैं ना, जो आपको होता है वो चाक किससे बनाता है? कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस से। फिर खिलौना बनाने में,
ठीक है? फिर आपका होता है मूर्ति बनाने में, ठीक है? यदि आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हो, तो आप तुरंत कमेंट करिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं आपका ब्लीचिंग पाउडर, जो महत्वपूर्ण है। देखिए ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ करते हैं? कहेंगे जल को शुद्ध करने में, ठीक है? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ करते हैं? कहेंगे जल शुद्ध को शुद्ध कर। यदि आपसे कोई पूछ ले कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो लिख दीजिएगा रासायनिक सूत्र। सूत्र लिखेंगे रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है? कहेंगे C2 CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक। ये आपका क्या होता है? कहेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, ठीक है? यदि आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हो, तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक है? चलिए आपका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर। यदि आप इसके आगे का वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप जाइएगा हमारे प्लेलिस्ट में, उसमें लिखा है इस बार ये आपकी पारी नामक एक प्लेलिस्ट है, उसको आप जाकर खोलेंगे तो आपका पूरा सवाल पूरा जो आपका क्वेश्चन आंसर है वो भी मिल जाएगा। इसमें तो कुछ सवाल भी लगाया गया है फिजिक्स का, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है? इस प्लेलिस्ट का नाम है कि इस बार ये आपकी पारी, ठीक है? आप उसको जाकर खोल कर देख ले सकते हैं, ठीक है? चलिए हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका ब्लीचिंग पाउडर। पाउडर या विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण, ठीक है? इसको या तो आप क्वेश्चन में आएगा तो ब्लीचिंग से आपके नाम से आएगा, नहीं तो आपको किसके नाम से आएगा? विरंजक चूर्ण से, ठीक है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसका रासायनिक सूत्र लिख लेते हैं। रासायनिक रासायनिक निक और सूत्र, रासायनिक और सूत्र, ठीक है? इसका सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2। इसका क्या होता है? आपका रासायनिक सूत्र होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2, ठीक है? चलिए अब पढ़ते हैं इसको बनाने की विधि। विधि, ठीक है? बनाने की विधि आपका बहुत आसान होता है, ठीक है? थोड़ा एक बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। कहेंगे देखिए इसका क्या नाम है? Ca कोष्टक में OH का होल ठहराई। देखिए कहेंगे बुझा हुआ चूना है, यानी पानी से भीगा हुआ चूना, ठीक है? को क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर क्या कहेंगे? बुझा हुआ चूना को क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर ब्लीचिंग पाउडर तथा जल बनता है। CaOCl2 प्लस जल बनता है, ठीक है? कहेंगे बुझा हुआ चूना को क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर आपका ब्लीचिंग पाउडर तथा जल बनता है, ठीक है? चलिए इसका नाम लिख देते हैं। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, यहाँ पर क्या है? क्लोरीन, क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा तो आपका क्या बना है? ब्लीचिंग पाउडर, पाउडर, और क्या बनाता है? जल बनाता है, ठीक है? यदि आपसे कह दे तो कोई क्या कहेंगे? कहेंगे जब बुझा हुआ चूना को क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो आपका ब्लीचिंग पाउडर और जल बनता है, ठीक है? यदि आपको यहाँ पर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिए। देख कहेंगे बुझा हुआ चूना को क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर आपका क्या बनाएगा? और जल बनाएगा, ठीक है? तो ये लिखते हैं। कहेंगे बुझा हुआ चूना को, यहाँ लिखते हैं, कहेंगे बुझा हुआ चूना को लिखेंगे यहाँ पर, बुझा हुआ चूना को क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर रीन के साथ क्रिया कराने पर
ब्लीचिंग पाउडर तथा जल बनता है। ठीक, यदि आपसे कोई पूछ ले कि ब्लीचिंग पाउडर को बनाने की विधि बताइए, तो कहेंगे भुजा हुआ चूना को क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर, क्या कहेंगे कि भुजा हुआ चूना को क्लोरीन के साथ क्रिया कराने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है, उसके साथ साथ आपका क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका पढ़ते हैं अब भौतिक गुण। देखिए आगे लिखेंगे ब्लीचिंग पाउडर, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, भौतिक गुण लिख डालते हैं, भौतिक भौतिक गुण। ठीक, भौतिक गुण में पहला नंबर इसमें लिखेंगे, कहेंगे सफेद पीले रंग का क्या होता है, कठोर पदार्थ होता है। ब्लीचिंग पाउडर आप देखेंगे क्या किया जाता है, पानी वानी को शुद्ध करने में प्रयोग किया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उपयोग हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या होगा, यह सफेद रंग का कठोर पदार्थ, यह सॉरी यह पीले रंग का कठोर पदार्थ होता है, लिखेंगे यह पीले रंग का कठोर पदार्थ होता है। ठीक, कोई पूछ ले कि क्या क्या होता है, तो कहेंगे पीले रंग का क्या होता है, कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, पहला नियम क्या होगा कि यह पीले रंग का कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, दूसरा का क्या होता है, लिखेंगे इसे जल में घोलने पर यह दूधिया रंग का हो जाता है। ठीक है, इसे लिखेंगे यह जल में घुलने पर, यह जल में विलय होता है, लिखेंगे यह दूसरे का लिखेंगे जल में भी, यह जल में यह जल में विलय होता है। ठीक, तीसरा का इसका क्या हो जाएगा, कहेंगे यह जल में घुलने पर दूधिया सफेद रंग का हो जाता है, लिखेंगे यह जल में घुलने पर, जल में घोल कर सॉरी घोल कर गर्म करने पर दूधिया सफेद हो जाता है, दूधिया सफेद रंग का हो जाता है, रंग का। ठीक, आपका तीनों नियम है। पहला नियम क्या हो जाएगा, यह सब पीले रंग का कठोर पदार्थ होता है। दूसरा का क्या होता है, यह जल में आपका क्या होता है, विलय होता है, जल में घोलने पर यह घुल जाएगा। ठीक है, तीसरा का क्या होता है, जब यह जल में घोल कर यदि हम इसको गर्म कर दें, कुछ कितनों डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर देते हैं, तो यह किस कलर का हो जाता है, दूधिया सफेद रंग का हो जाता है। ठीक है, यह आपका क्या हो जाएगा, भौतिक गुण हो जाएगा। चलिए हम इसका पढ़ते हैं उपयोग, चलिए हम इसका पढ़ते हैं उपयोग, कहाँ कहाँ इसका उपयोग करते हैं, ये देखिए। देखिए पहला उपयोग क्या होता है, इसको जल के क्या कहते हैं, शुद्ध करने में किया जाता है। दूसरा का उपयोग क्या होता है, कपड़ा है ना, ऊनी वस्त्र क्या करेंगे, इस पर लगा देंगे तो क्या होगा, अत्यधिक दिनों तक सिकुड़ेगा नहीं। ठीक है, जैसे आप इस पर लगा देंगे या क्या होगा, आपका कभी सिकुड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ऊनी वस्त्रों में क्या किया जाता है, इसका लेपन किया जाता है। लेपन कर देने के कारण ये जो ऊनी वस्त्र आपका होता है कभी सिकुड़ता नहीं है। ठीक है, तो पहला उपयोग क्या हो जाएगा, इसका लिखेंगे, पहला उपयोग लिखेंगे, यह जल को कीटाणुहीन कर देता है, या जल को शुद्ध करने में, यह यह जल को शुद्ध करने में प्रयोग में लाया जाता है, शुद्ध करने के प्रयोग में लाया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, पहला गुण। दूसरा का आपका हो जाएगा कि यह ऊन के ऊन को सिकुड़ने से बताता है, यह ऊन को सिकुड़ने से बचाता है, बचाने ऊन को बच या ऊन को सिकुड़ने से बचाता,
बचाता है, ठीक है? हमको लिखना था या ऊन से बचा या ऊन को सिकुड़ने से बचाते हैं या बचाता है, ठीक है? तीसरा का नियम आपका हो जाएगा, लिखेंगे मील-ऊल में आपका जो चीनी होता है वो मइलहा कलर का आता है, ठीक है? हरा-हरा टाइप का, ठीक है? तो उसको सफेद करने में लिखेंगे चीनी को सफेद करने में। पाँचवाँ चौथा आपका क्या हो जाएगा? प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। प्रयोगशाला में शाला में, ठीक है? पहला इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? कहेंगे जल को शुद्ध करने में। दूसरे का उपयोग इसका क्या किया जाता है? कहेंगे ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। तीसरा का उपयोग क्या किया जाता है? कहेंगे चीनी को सफेद करने के लिए। देखिए फेद में फ होता है, सफेद करने में, प्रयोगशाला में, ठीक है? कहाँ क्या किया जाता है? सफेद करने में। दूसरा का आपका चौथा क्या है? प्रयोगशाला में, ठीक है? देखिए यहाँ फ लिख दिए थे, प के जगह, ठीक है? ये आपका क्या हो जाएगा? सफेद करने में, ठीक है? चलिए आपको यदि आपको यहाँ पर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करेंगे, ठीक है? इसमें देख लिए पहला उपयोग क्या किया जाता है? कहेंगे जल को शुद्ध करने में, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए, चीनी को सफेद करने में, प्रयोगशाला में, ठीक है? चलिए आपका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं जो कि आपका यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत महत्वपूर्ण है। अगला हम पढ़ते हैं आपका बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, ठीक है? बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, ठीक है? इसको याद करने से पहले हम आपका रिएक्शन लिख देते हैं, उसको हम याद करेंगे, ठीक है? कहेंगे देखिए रिएक्शन आपका लिख रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जली विलयन में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को जली विलयन को अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर आपका बनता है खाने का सोडा या बेकिंग बेकिंग सोडा, NH2 2AHCl ठीक है? ये आपका क्या है? रिएक्शन है, ठीक है? कहेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम ट्राई कार्बोनेट को के जली विलयन को अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर आपका क्या बनता है? बेकिंग सोडा या खाने का सोडा बनता है, ठीक है? बेकिंग सोडा या खाने का सोडा आपका बनता है, ठीक है? तो चलिए हम इसका पहले सबसे पहले हम लिखते हैं इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, फिर लिखते हैं अणुसूत्र। यह क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड के जीवन परिचय की तरह आता है, ठीक है? केमिस्ट्री के, ठीक है? केमिस्ट्री का इस क्वेश्चन को जीवन परिचय कहते हैं क्योंकि यह सबसे ज्यादा आपका यूपी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है? चलिए रासायनिक नाम इसका क्या आता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट लिखेंगे, सोडियम डियम बाई कार्बोनेट नेट, ठीक है? इसका अणुसूत्र क्या होता है? कहेंगे NaHCO3। ये इसका क्या होता है? अणुसूत्र होता है, ठीक है? बनाने की विधि लिखेंगे सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम कार्बोनेट के लिखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट को लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट को नेट को के लिखेंगे के जली विलयन में के जली विलयन में अत्यधिक अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराने पर अधिक
अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सोडियम बाई बनता है ठीक। क्या कहेंगे, कहेंगे सोडियम कार्बोनेट को अत्यधिक सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन को अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर आपका क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं हम, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा कहते हैं। ठीक है, यदि आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत पूछ लेंगे। ठीक है, ठीक है, आप क्या करेंगे, इसका भौतिक गुण लिखेंगे। ठीक है, हेडिंग डालेंगे कहाँ कहाँ कलम याद है। हेडिंग डालेंगे आपका भौतिक गुण। एक बार और आपको बता कहेंगे सोडियम कार्बोनेट के जली विलयन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर आपका क्या बनाता है, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा बनता है। ठीक है, चलिए हम लिखते हैं भौतिक गुण। लिखेंगे जल में, लिखेंगे पहला जल नहीं लिखते, पहले आपका लिखेंगे यह सफेद रंग का क्या होता है, क्रिस्टली पदार्थ विलय होता है। ठीक है, लिखेंगे सफेद रंग का क्रिस्टली पदार्थ होता है। ठीक है, लिखेंगे यह सफेद रंग के रंग का क्रिस्टली पदार्थ होता है। ठीक, फिर दूसरा क्या लिखेंगे, लिखेंगे यह जल में विलय होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा गुण हो जाएगा कि आपका क्या होता है, जल में विलय होता है। ठीक है, तीसरा का गुण इसका क्या हो जाएगा, कहेंगे यह जल के साथ गर्म करने पर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। लिखेंगे इसको इसको गर्म करने पर इसको गर्म करने पर टूट जाता है और इसमें से इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। डाई ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ठीक, पहला क्या होता है, कहेंगे सफेद रंग का आपका क्रिस्टली पदार्थ। तो क्रिस्टली पदार्थ किसे कहते हैं, जो आसानी से टूट जाए। ठीक है, यह क्या होता है, आपका सफेद रंग का क्रिस्टली पदार्थ होता है। आपका क्या हो जाएगा, पहला गुण। दूसरा का क्या है, कहेंगे जल में आपका विलय होता है। तीसरा का क्या होता है, इसे गर्म करने पर क्या करने पर, इसे यदि हम खाने का सोडा को गर्म करते तो तुरंत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। और टूटने के बाद उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, भौतिक गुण। अब चलिए हम इसका पढ़ते हैं उपयोग। पहला उपयोग क्या होगा, कहेंगे प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। अभिकर्मक माने उपयोग करने के लिए। ठीक है, प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में
प्रयोगशाला हम किसके रूप में करते हैं? अभिकर्मक के रूप में, ठीक है। दूसरा का आपका क्या होता है? डबल रोटी बनाने में। यदि आप एक रोटी बना लिए, उस पर क्या करिए, खाने का सोडा को क्या करिए, इस तरह पोंछ कर, फिर उस पर दूसरा रोटी रख देंगे, तब करेंगे, यदि आप तावा पर रख देंगे तो दोनों रोटियां फूल जाएंगी, ठीक है, डबल रोटी बनाने में, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? भौतिक उपयोग। यदि आपको इसमें कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुल टोटल हम 1 घंटा पढ़ेंगे, चाहे 1 घंटा में हम 10 क्वेश्चन पढ़ें या 15 क्वेश्चन पढ़ लें, ठीक है। अगला पार्ट आपका अगले वीडियो में मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो का नाम है, यदि इसमें जाएंगे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इसका नाम है इस बारी आपकी पारी, ठीक है। इस पूरे प्लेलिस्ट में आपको भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और फिजिक्स, यानी भौतिक विज्ञान और मैथ, तीनों आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बायोलॉजी भी मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप चारों विषय को आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस वाले प्लेलिस्ट में जाइएगा, इस बारी आपकी पारी में आपको चारों चारों पांचों विषय मिल जाएगा, ठीक है। कुछ समय बाद हम हिंदी को भी ला रहे हैं, ठीक है। हिंदी से जितना भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको भी हम ला कर आपको दिखाएंगे। यदि आप सबसे पहले आप हमारे चैनल पर ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, जिससे हमें अत्यधिक अत्यधिक व्यूज आए, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, आपको हिंदी भी ला देंगे, संस्कृत को भी ला देंगे। उसके बाद देखेंगे कि क्या होता है, सामाजिक से कौन कौन ऐसा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार पूछा है उसको भी हम ला देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस समय तो हम केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ रहे हैं, कुछ समय बाद हम हिंदी और एसएसटी को भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, जो यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत बार आया हुआ है। चलिए अगला हम क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका, आघातवर्धता तथा तन्यता में अंतर हमको समझाना है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं, अंतर कर देते हैं। और यह क्वेश्चन आपका 1 नंबर में पूछा तो हम केवल अंतर कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे, ठीक है। आपका हो गया आघातवर्धता, आघातवर्ध्यता, यह लिखे तन्यता, ठीक। अब चलिए आगे लिखेंगे, यह बहुत कठोर होता है, बहुत कठोर होता है, लेकिन लेकिन हथौड़ा हथौड़ा मारने पर टूट जाता है, टूट जाता है, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा? पहला इसका गुण है। ये इसको भी सेम सेम लिखेंगे, कहेंगे यह भी अब क्या होता है? अत्यधिक कठोर होता है, यह भी बहुत बहुत कठोर ठोर होता है, लेकिन लेकिन हथौड़ा थौ मतलब थौड़ा थोड़ा मारने पर ठीक है, टूटता नहीं है, लेकिन क्या होता है? तन जाता है, तन जाता है। देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा? पत्थर पत्थर लकड़ी, इसमें आप क्या हो जाएगा? लोहा सोना चांदी आदि अनेक प्रकार के धातु, ठीक है। सभी धातुएं आते हैं, ठीक है। इसमें आपका क्या हो जाएगा? पत्थर हो जाएगा, लोहा हो जाएगा, पत्थर हो जाएगा आपका, लकड़ी हो जाएगा आपका, फिर बर्फ हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका क्या है? आघातवर्धनीय है। जिसको हम हथौड़ा से मारे से आपका तुरंत क्या होता है? टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं? आघातवर्धित। तन्यता किसे कहते हैं? जिसको हथौड़ा मारकर क्या करें? तान ले या उसके आकार में परिवर्तन कर दे, उसे हम क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आपका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि आपको क्वेश्चन अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, खनिज किसे कहते हैं? अयस्क किसे कहते हैं? निस्तापन किसे कहते हैं? भर्जन किसे कहते हैं? देखिए यह भी आपका क्वेश्चन यूपी बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछा है। खनिज, खनिज, फिर आपके पढ़ते हैं अयस्क, फिर पढ़ेंगे भर्जन, ठीक। उसके बाद पढ़ेंगे निस्तापन, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन तीनों का परिभाषा देख लेते हैं, तब निस्तापन का देखेंगे, ठीक है। देखिए कहेंगे, देखिए पृथ्वी पे जो, पृथ्वी के अंदर से हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? हम खनिज कहते हैं।
पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी हमें मिलेगा उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका हुआ एल्युमिनियम, पेट्रोल, डीजल, कोयला, सब आपका क्या है, खनिज है। ठीक है, कहेंगे पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर से जो कुछ भी, जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, उसे खनिज कहते हैं। कहते हैं, ठीक, पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी हमें प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, खनिज कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा कोयला, पेट्रोल, ठीक, ये सब आपका क्या है, खनिज है। ठीक है, चलिए अब आप पढ़ते हैं आपका अयस्क। देखिए, खनिज जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, खनिज से जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका क्या हो जाएगा, लोहा और कोयला, ये आपका क्या हो जाता है, बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है खनिज से। ठीक है, सोना को आपको पाने में बहुत समय लगता है, लेकिन कोयला को आप बहुत आसानी से पा जाएंगे। ठीक है, लिखेंगे खनिज से, खनिज से जो हमें हमें आसानी से या सरलता से प्राप्त हो जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। कहते हैं, ठीक, खनिज से जो हमें आसानी से या सरलता से प्राप्त हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, यदि इन दोनों परिभाषा में आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करेंगे। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम भर्जन किसे कहते हैं। ठीक है, भर्जन किसे कहते हैं, कहेंगे अयस्क को वायु के साथ बिना पिघलाए पिघलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। कहेंगे अयस्क को वायु के साथ बिना पिघलाए गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। ठीक है, यदि आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा। खनिज किसे कहते हैं, आपको पता होगा, पृथ्वी के अंदर जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है उसे खनिज कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं, जो खनिज से हमें आसानी से प्राप्त हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, अब पढ़ लिया हम भर्जन, अब पढ़ते हैं निस्थापन। अयस्क भर्जन में थोड़ा सा अंतर है, इसके कहते हैं वायु के साथ बिना पिघलाए ने, तो इसमें लिखेंगे वायु के साथ पिघलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। कहेंगे अयस्क को, अयस्क 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 को वायु के साथ साथ पिघलाकर लाकर गर्म करने की प्रक्रिया को, वायु के साथ पिघला करना है, वायु के साथ मिलाकर, वायु के साथ साथ मिलाकर, इसमें बिना वायु के, ठीक है, वायु के साथ मिलाकर
गर्म करने की प्रक्रिया को गर्म करने की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। कहते हैं। अब आप बताइएगा कमेंट में आपको वीडियो कैसा लगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है।